गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, इसमें अपन ने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर है वो CFSE को अफेक्ट करते हैं। इसमें पहला अपन ने देखा था ज्योमेट्री ऑफ दी कॉम्प्लेक्सेस, ज्योमेट्री ऑफ दी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सेकेंड अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर कहते हैं आयन। थर्ड था वैल्यू ऑफ डेप्थ। इसमें अपन ने देखे थे कि ये है वो दो फैक्टर से इफेक्ट होती है। एक अपन ने देखा था नेचर ऑफ दी सेंट्रल मेटल, कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन की नेचर कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग वो इसकी वैल्यू होगी। तो इसमें अपन ने देखा था कि जब किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री सेम हो, इसके लिगेंड सेम हो, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिफरेंट हो तो CFSE की वैल्यू वो कैसे चेंज होगी। दूसरा अपन ने देखा था जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो लेकिन डी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर अलग अलग हो तो उस कंडीशन में CFSE कब ज्यादा होगी और कब कम होगी। थर्ड अपन ने देखा था कि जब डी इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम हो, लेकिन जो डी ऑर्बिटल्स है उनमें जो मुख्य कोश है एन वैल्यू वो चेंज हो रहा हो, जैसे एक है 3D का, एक है 4D का, एक है 5D, तो ये एन वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो उस कंडीशन में CFSE वो कैसे चेंज होगी। फिर अपन ने देखा था कि मेटल पर चार्ज कैसा है या फिर मेटल है वो कौन सी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से है, कौन सी सीरीज की है, तो CFSE वो कैसे चेंज हो रही है। आज अपन देखेंगे नेचर ऑफ दी लिगेंड, नेचर ऑफ दी लिगेंड। देखो लिगेंड की नेचर, लिगेंड है वो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर देते हैं। लिगेंड्स क्या काम करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल है उन्हें स्प्लिट कर देंगे, उनकी स्प्लिटिंग कर देते हैं, जिससे डी ऑर्बिटल्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक जिन्हें अपन EG बोलते हैं, दूसरे जिन्हें अपन T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो जो लिगेंड इन EG और T2G ऑर्बिटल्स को ज्यादा एनर्जी डिफरेंस से स्प्लिट करते हैं उन्हें तो अपन कहेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मोर एनर्जी डिफरेंस तो वो हो गए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जो इन EG और T2G ऑर्बिटल्स को कम एनर्जी डिफरेंस से स्प्लिट करते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, वीक लिगेंड। तो लिगेंड है वो इन डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कैसे करते हैं, ज्यादा एनर्जी डिफरेंस से करेंगे तो उन्हें अपन कहेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और कम एनर्जी डिफरेंस से इन्हें स्प्लिट करेंगे तो उन्हें अपन कहेंगे वीक लिगेंड, ठीक है। अब देखो एक अपने क्वेश्चन आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये क्या होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो लिगेंड्स को उनकी दुर्बलता से प्रबलता के ऑर्डर में जब अपन अरेंज करते हैं तो अपने को एक सीक्वेंस मिलती है जिसे ही अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो क्या होती है। देखो लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनका एक ऑर्डर अपन लिखते हैं, Cl माइनस, NO3 माइनस, F माइनस, OH माइनस, ऑक्सिलेट आयन, H2O, EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। और ले लें NH3, पिरिडीन, इथाइलिन डाइमीन, NO2 माइनस, Cl माइनस, CO। तो लिगेंड्स को उनकी दुर्बलता से प्रबलता के ऑर्डर में जब अपन अरेंज करें तो ये अपने को एक सीरीज मिलती है, इसे अपन क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल
सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो I माइनस है, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ये लिगेंड की प्रबलता की बढ़ते हुए ऑर्डर में है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होगा? CO। फिर जैसे जैसे अपन इधर आएंगे वैसे वैसे लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, यानी लिगेंड है वो धीरे धीरे वीक होते जाएंगे। तो ये लिगेंड का दुर्बलता से प्रबलता की ओर बढ़ता हुआ ऑर्डर, इसे ही अपन कहेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब देखो आगे अपने आता है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की प्रेजेंस में कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, एक अपने आया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दूसरे अपन ने देखे वीक लिगेंड। देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं इनके लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हो CFSE से क्या होती है? कम होती है, जबकि वीक लिगेंड के लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हो CFSE से ज्यादा होती है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग एनर्जी देखो कम है, तो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उन्हें अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे या फिर स्पिन पेयर्ड भी बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। सेकेंड, वीक लिगेंड में देखो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वो पेयर नहीं होंगे जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाए। एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद वो पेयर होना शुरू होंगे। तो इस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, या इन्हें अपन स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, स्पिन फ्री। ठीक है, तो वीक लिगेंड से तो बनेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बनेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो ये कब बनते हैं, अपन एक चार्ट बना लें। इधर लिखें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये होगा वीक फील्ड, और इधर ले लें अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, ये इधर आ जाएंगे T2G ऑर्बिटल्स, और ये आ जाएंगे EG ऑर्बिटल्स। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहां लिख लें स्पिन। ये ना ऐसे ही इधर लिख लें, ये हो जाएंगे T2G और ये EG। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इधर हो जाएगी पूरी स्पिन। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहां पर अपन ले रहे हैं वीक फील्ड और यहां ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और ये D10। ठीक है, यहां पर बना लें T2G के 3 ऑर्बिटल्स, EG के 2। बार अपन इसको लगा लें। इधर भी बना लें।
ये देखो, अब देखो यहाँ पर अपन ये देखो वीक फील्ड और वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड के लिए जब वीक लिगेंड हो, जो अभी अपन ने देखा था, उसके लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू वो CFSE से ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वो पहले पेयर नहीं होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में एक एक फिल होंगे, उसके बाद पेयर होना शुरू होंगे। तो देखो D1 फिल कर दिया, ये D2, ये D3। अब D4 में देखो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पेयर नहीं होगा, पहले EG में जाएगा, ये D5, D6 में ये D5 हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा D9 और ये हो जाएगा D10। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5। फिर अब यहाँ पर देखो वापस पेयरिंग शुरू हो गई, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस कम होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 3, यहाँ 2 और इसमें 1 और D10 में है वो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लिख देंगे 0। अब अपन देखो इनकी स्पिन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन होती है +12 और अगर वो पेयर है, जैसे इसके लिए +12 होगी, इसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है तो इसके लिए +12 और इसके लिए कितनी हो जाएगी? -12। तो एक इलेक्ट्रॉन है, स्पिन कितनी हो जाएगी? हाफ। 2 इलेक्ट्रॉन में कितनी हो जाएगी? हाफ हाफ 1। 3 है तो 1 प्लस हाफ कितनी हो जाएगी? 3/2। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 4 है तो हाफ 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 कितनी हो जाएगी? 2। 5 है तो 5/2। फिर वापस 4 हो गए, 2 3 हो गए, 3/2। 2 के लिए हो जाएगी 1 और 1 ही है तो इसके लिए कितनी हो जाएगी? हाफ और यहाँ पर 0। इनकी स्पिन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी होती है? +12। अगर पेयर हो रहे हैं तो एक ही +12 होती है, दूसरे की -12, तो क्या हो जाएगी? आपस में कैंसिल हो जाएगी और क्या हो जाएगी? 0। इसलिए देखो यहाँ पर D10 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सभी की क्या हो जाएगी? आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड में अपन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग एनर्जी है वो CFSE से क्या होती है? कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाएंगे। D1 के लिए D1, ये हो गया D2, ये हो गया D3। अब देखो यहाँ पर D4 वाला इलेक्ट्रॉन EG में नहीं जाएगा, T2G में ही पेयर होगा। 3 के बाद ये रहा 4, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी है वो कम होती है CFSE से। और ये D5 और ये हो गया D6। अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो D7 में 7 वाला इलेक्ट्रॉन वो कहाँ आएगा? EG में आएगा, D7 और ये हो गया D8 और ये हो गया D9 और D10। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपन देखें, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, लेकिन यहाँ पर अब देखो यहीं पे पेयर हो गए, इसलिए वापस कम हो जाएगी 2। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 0 है। यहाँ पर इसकी स्पिन वैल्यू देखें, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ, 2 है कितनी हो जाएगी? 1। 3 है D/2, 2 है तो फिर से 1, 1 है तो हाफ, 0, 1 है तो हाफ, 2 है तो 1 और 1 है तो हाफ। इस हिसाब से अपन इनकी स्पिन वैल्यू है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वीक फील्ड की प्रेजेंस में स्पिन की वैल्यू देखो ज्यादा है, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में स्पिन की वैल्यू देखो क्या है? कम है। तो यहाँ पर यहाँ देखने से पता चल रहा है, अभी हमने बात की थी कि वीक लिगेंड की प्रेजेंस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो क्यों बनते हैं? क्योंकि देखो स्पिन वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे और वीक लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो बनेंगे। ठीक है, अब देखो आगे अपन देखते हैं
बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जब बात करी थी उस टाइम। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं तो ईजी ऑर्बिटल्स है वो हाई एनर्जी के और T2G ऑर्बिटल्स है वो लोअर एनर्जी के होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन ने देखा था कि इन T2G और EG ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इसे अपन ने डेल ओ से डिनोट किया था, और ये T2G ऑर्बिटल्स है वो यहाँ पर अपन ने लिखा था कि ये एनर्जी डिफरेंस होता है माइनस का 0.4 डेलो और ये होता है प्लस का 0.6 डेलो। तो यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस साइन है वो ये डिनोट करते हैं कि एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। तो T2G ऑर्बिटल्स लो एनर्जी है, यानी इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो वो एनर्जी को 0.4 डेलो जितना डिक्रीज करेंगे, जबकि जो इलेक्ट्रॉन EG में जाएंगे वो एनर्जी को 0.6 डेलो जितना इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस साइन है वो एनर्जी डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है ये डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो CFSE है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। CFSE इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है माइनस का 0.4 इंटू एन T2G प्लस 0.6 इंटू एन EG बाहर लिख दो डेलो प्लस एम पी, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां पर देखो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स और n EG है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स। m यहां पर क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें और ले लें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में। ठीक है, देखो यहां पर CFSE इज इक्वल टू D8 की बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फिल करें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में 1 2 3 पहले इलेक्ट्रॉन T2G में पेयर होंगे 6 हो गए, ये 7 और ये 8 हो गया। अब देखो CFSE इज इक्वल टू माइनस का 0.4 इंटू एन T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू एन EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन डेल्टा O प्लस एन पी। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर 1 2 और 3, एम की जगह कितना आएगा 3, पी यहां पर आ जाएगी पेयरिंग एनर्जी। तो यहां से क्या आ जाएगा देखो माइनस का 2.4 प्लस 1.2 डेलो प्लस 3 पी और ये आ जाएगा माइनस का 1.2 डेलो प्लस 3 पी। ये आ गई स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE। अगर यहाँ पर अपने को पेयरिंग एनर्जी दी हुई हो और डेलो की वैल्यू दी हुई हो तो CFSE को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हो या वीक फील्ड में हो CFSE की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आता है लिमिटेशंस ऑफ CFT कि CFT की लिमिटेशंस है वो क्या है। लिमिटेशंस ऑफ CFT की लिमिटेशंस क्या है। पहला देखो CFT के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है,
यानी ऐसे कहते हैं कि इसकी नेचर आयनिक होती है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी जो नहीं पाई जाती है, ये सीएफटी ने बताया। क्या बताया कि मेटल और लिगेंड के बीच जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड की जो नेचर होती है वो उसने केवल और केवल बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे अपन कहते हैं कि बॉन्ड की नेचर कैसी होती है, आयनिक नेचर। सीएफटी के अकॉर्डिंग इस बॉन्ड में कोई कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर है वो नहीं पाए जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, कुछ कॉम्प्लेक्सेज के इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा की स्टडी से पता चला कि इस मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है उसमें 70% तो आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर होते हैं और 30% है वो कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर होते हैं। कि कुछ कॉम्प्लेक्सेज के इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा की स्टडी से पता चला कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है वो 70% तो आयनिक नेचर का होता है और 30% है वो कोवलेंट नेचर का होता है। देखो, जैसे कॉम्प्लेक्स लिए अपन K2 PT Cl6 और K2 IR Cl6, ये दो कॉम्प्लेक्स लिए, इनका जो ESR स्पेक्ट्रम था वो देखो ऐसा मिलता है कि इनके ESR स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रा है वो कई छोटे छोटे बैंड्स में है वो डिवाइड रहता है। इनका जो ESR स्पेक्ट्रम है वो ऐसा मिलता है कि उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कई छोटे छोटे बैंड्स में डिवाइड रहता है। तो ये इस मेटल और लिगेंड, यहाँ पर मेटल और लिगेंड ये प्लेटिनम और क्लोराइड और यहाँ पर है यूरेनियम और क्लोराइड। तो मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो कोवलेंट नेचर का होता है, ये इस स्पेक्ट्रा से शो होता है। अगर ये बॉन्ड आयनिक नेचर का होता तो इस स्पेक्ट्रम में केवल और केवल एक ही पीक मिलती। ठीक है, सेकंड आता है, फर्स्ट हो गया मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है वो सीएफटी ने केवल आयनिक नेचर का बताया था, जबकि ESR स्पेक्ट्रम से पता चला कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर भी होते। सेकंड आता है कि सीएफटी ने केवल d ऑर्बिटल्स के बारे में बात करी है, जबकि इसके जो ट्रांजिशंस हैं उसमें s और p ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन भी होता है, जबकि सीएफटी केवल और केवल d ऑर्बिटल्स की बात करता है। थर्ड आता है कि डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इसके बारे में भी सीएफटी ने कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेज। और फोर्थ आता है कि कौन सा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा लिगेंड है वो वीक होगा, इसके बारे में भी सीएफटी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। कि OH माइनस है वो H2O से वीक लिगेंड होता है, क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन भी सीएफटी ने नहीं दिया। तो ये सब की सब है वो सीएफटी की लिमिटेशंस हैं। यहीं पर अपना ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।